नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज जो हमारा एपिसोड है, आज जो हमारा वीडियो है, कुछ आज नया लेके आए हैं। हमारा वीडियो आज इस बात पे आधारित है कि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कई व्यक्तियों के जीवन में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद होता है, यात्रा प्रिय होते हैं। और कई बार एक ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जॉब के चलते या अपने किसी कार्य के चलते बहुत बार उसे जीवन में ट्रेवलिंग मोड में रहना पड़ता है, मतलब यात्रा बहुत करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है लोग तीर्थ यात्रा के उनका बहुत से लोग होते हैं जिन्हें तीर्थ यात्रा करना बहुत पसंद होता है, जिसके चलते अपने जीवन में कई बार यात्राएं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी इस नेचर का जॉब करते हैं कि जो अपने जॉब के चलते एक शहर से दूसरे शहर बार बार उनको आना जाना पड़ता है, ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। और कुछ लोगों को ट्रेवलिंग करना पसंद ही है, वो पैदाइशी टूरिस्ट ही होते हैं। वो कई बार एक शहर से दूसरे शहर भ्रमण करना, जो तरह तरह के जो पर्यटन स्थल हैं उनको वहाँ पे घूमना उनको पसंद होता है। तो मित्रों, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मन से, खुशी से, जिन्हें प्रिय है यात्रा करना, वो यात्रा करते हैं जीवन में, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह। और कुछ लोग मजबूरीवश, कुछ जॉब का ऐसा नेचर होता है जिसके चलते उन्हें कई जगह यात्रा करनी पड़ती है, एक राज्य से दूसरे राज्य। मतलब उनका अकस्मात आधा जीवन समझ लीजिए कि यात्राओं से ही भरा रहता है। कुछ लोग खुशी से, कुछ लोग मजबूरीवश, लेकिन उनको यात्राएं करनी पड़ती है। तो मैं तो आज मैं ज्योतिष शास्त्र से कुछ ऐसे योग आपके लिए छाट के लेके आया हूं कि जो कि इस बात का संकेतक है कि अगर ये सारे योग कुंडली में अगर मौजूद होते हैं, वैसे तो इनके खुद के भी अपने कुछ न कुछ अपने स्पेसिफिक परिणाम है, पर मैं आज जितने भी योगों की आज मैं बात करूंगा उन सभी में एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि उन सारे योगों में एक कॉमन बात यह है कि व्यक्ति ट्रेवल करेगा। अब ये ट्रेवल चाहे वो अपनी खुशी से, सहसा मन से, जो उसको अभिलाषा हो कई पर्यटन स्थल घूमने की, कई घूमने वाली जगह घूमने की, या फिर अपने किसी कार्य के चलते, जॉब के चलते, मार्केटिंग वाली जॉब के चलते उसे कई बार आना जाना पड़े। ऐसे में तो जीवन में कई कारण हो सकते हैं जिसके चलते जातक को एक जगह से दूसरी जगह बार बार यात्राएं करनी पड़ सकती है। कई बार होता है क्या है, किसी जातक को अगर क्रॉनिक डिजीज पकड़ ली तो उसके उपचार के लिए वो किसी बड़े हॉस्पिटल जाता है, किसी बड़े शहर जाता है। तो बार बार चूंकि अब वो हॉस्पिटल वाला उसे हर महीने दौड़ लगाता है दवा के लिए, दिखाने के लिए, तो हर महीने में 2-3 बार वो हॉस्पिटल्स के भी राउंड काटता रहता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। तो मित्रों, किसी भी कारणवश जातक को अपने जीवन में यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ऐसे योग लेके आया हूं जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो जातक को अपने जीवन में ट्रेवलिंग काफी करनी पड़ती है। और जातक कभी परिवर्तनशील स्वभाव का होता है, उसके स्वभाव में काफी परिवर्तनशील रहता है, मतलब वो उसकी स्वभाव में उसकी जो थिंकिंग है वो बदलती रहती है। मित्रों, और मैं ऐसे ही कुछ आपके लिए योग आज मैं लेके आया हूं एपिसोड में, जिसमें सबसे पहले मैं अगर सबसे पहले योग की बात करूं तो सबसे पहला योग जो निकल के आता है जिसका नाम है वायु योग। वायु योग में मित्रों, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये एक ऐसा योग है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में योग मौजूद होगा वो व्यक्ति काफी मोबाइल होगा, काफी मोबिलिटी होगी, काफी मूवमेंट होगी उसके जीवन में। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो अभिलाषा खुशी से, चाहे किसी कारणवश, परिस्थितिवश या मजबूरीवश या फिर जॉब के चलते उसे आना जाना पड़े। तो मित्रों, जो आज हम योगों की श्रृंखला पेश कर रहे हैं इसमें सबसे पहला है वायु योग। अब हम देखते हैं कि वायु योग कुंडली में बनता कैसे है। और मैंने एक बात बता दी कि हर योग की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं, पर हर योग में एक बात कॉमन है कि जहां तक ट्रेवलिंग करेगा उसे यात्रा करना पड़ सकता है, यात्रा चाहे खुशी से करे चाहे परिस्थितिवश करे। तो जिसमें पहला हमारा योग निकल के आता है वो है वायु योग। अब वायु योग अगर हम बात करें कुंडली में कैसे बनता है, तो चलिए हम पहले वायु योग की डिफिनीशन को देख लेते हैं, कैसे कुंडली में वायु योग का निर्माण होता है। मित्रों, जो वायु योग की जो डिफिनीशन बताई गई ज्योतिष शास्त्र में, उसमें कहा गया है कि चर लग्न होना चाहिए, और जो लग्न का स्वामी है अर्थात लग्नेश वो भी किसी चर राशि में होना चाहिए, और कोई दूसरा ग्रह जो कि चर राशि में स्थित हो वह लग्नेश के ऊपर अगर दृष्टि डाले तो फिर कुंडली में वायु योग का निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिनीशन के अंतर्गत 3 अनिवार्य बातें आ गई। वायु योग की डिफिनीशन के अंतर्गत 3 अनिवार्य बातें आ गई।
पहली अनिवार्य बात यह है, जो पहली मैंडेटरी और कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि चर लग्न होना चाहिए। दूसरी कंपलसरी कंडीशन ये हो गई कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश भी किसी चर राशि में स्थित होना चाहिए। और तीसरी कंपलसरी और मैंडेटरी कंडीशन ये हो गई कि कोई दूसरा चर राशि में स्थित ग्रह लग्नेश के ऊपर दृष्टि डालता है अगर, तो फिर कुंडली में वायु योग का निर्माण होता है। मित्रों, अब हम बात करें, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझ लें कि हमारी कुंडली में चर राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो मित्रों, चर राशि होती है मेष, कर्क, तुला और मकर। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां हमारे ज्योतिष शास्त्र में चर राशि के अंतर्गत आती हैं। तो जो हमारा वायु योग बनने की जो परिभाषा बताई है उसमें कहा यह गया है कि पहली कंडीशन चर लग्न होना चाहिए। तो मतलब चाहे मेष लग्न हो, चाहे कर्क लग्न हो, चाहे तुला लग्न हो, चाहे मकर लग्न, मतलब ये योग बनेगा 4 लग्नों में। दूसरी कंपलसरी कंडीशन यह है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश किसी चर राशि में होना चाहिए। तो फिर वही बात हो गई कि लग्नेश या तो मेष राशि में हो, या तो कर्क राशि में हो, या तुला राशि में हो, या मकर राशि में हो। और तीसरी अनिवार्य कंडीशन वो ये हो गई कि कोई दूसरा चर राशि स्थिति में, कोई दूसरा ग्रह जो कि चर राशि में स्थित हो, वह लग्नेश के ऊपर अगर दृष्टि डाले तब फिर वायु योग का निर्माण होता है। तो मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कैसे कुंडली में वायु योग का निर्माण होगा। तो आपको समझाने के लिए मित्रों मैंने कर्क लग्न का एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है। और मित्रों, कर्क लग्न अर्थात एक चर लग्न है, चर श्रेणी में आने वाला लग्न है। और कर्क राशि एक जो कर्क चर लग्न है, चर राशि है। तो इसका मतलब जो हमारी पहली अनिवार्य कंडीशन थी वायु योग बनने की, वो पूरी हो गई। दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश किसी कुंडली के किसी चर राशि में होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्क लग्न जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, मान लीजिए कि चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, तो हमने चंद्रमा को तुला राशि में लिख दिया। मान लीजिए हमने चंद्रमा को तुला राशि में लिख दिया। तो दूसरी अनिवार्य कंडीशन भी इस उदाहरण के अंतर्गत पूरी हो गई। चर लग्न है दूसरा, लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश एक चर राशि में स्थित है, क्योंकि तुला राशि भी हमारी चर राशि के अंतर्गत आती है। अब तीसरी अनिवार्य कंडीशन ये कहता है कि कोई दूसरा ग्रह जो कि कुंडली में किसी चर राशि में स्थित हो और वो लग्नेश के ऊपर दृष्टि डाले। तो चलिए मान लीजिए मित्रों कि शनि देव हमारी कुंडली के, मान लीजिए यहां पे शनि देव कुंडली में हमारे कुंडली के 7वें भाव में स्थित है। मान लीजिए कि शनि देव कुंडली के 7वें भाव में स्थित है और शनि देव की 10वीं दिन, और ये जो शनि देव कहां पे स्थित है, मकर राशि में। तो मकर राशि में स्थित कम होने का मतलब क्या हुआ कि शनि देव भी एक चर राशि में स्थित है और इनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। अब इनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, जिसके चलते कुंडली में वायु योग का निर्माण होगा, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में कई बार ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, यात्राएं करना पड़ेगा, और जातक परिवर्तनशील स्वभाव का होगा। अब ये यात्राएं चाहे खुशी से हो, अभिलाषा से हो, मन से हो, या परिस्थितिवश किसी कारणवश किसी भी परिस्थितियों उसे यात्राएं, मतलब जातक ट्रेवलिंग मोड में रहेगा और उसे यात्रा करना पड़ेगा जीवन में, और उसका परिवर्तनशील नेचर होगा। एक समय कुछ चीजें सोचेगा, फिर कुछ समय बाद दूसरी चीजें सोचने लग जाएगा, मतलब किसी एक चीज पर कंसंट्रेशन होना मुश्किल होगा। पल पल उसकी दिमाग में चीजें बदलती रहेगी। अगर कोई एम बनाएगा तो पहले कुछ एम, फिर कुछ दिन बाद दूसरा एम, मतलब परिवर्तनशील जीवन भी और ट्रेवलिंग करना भी काफी पसंद है। मित्रों, यह था वायु योग। अब हम बात करते हैं कुंडली में कैसे बना, समझिएगा। लग्न चर लग्न हो गया, वायु कैसे बना अब आप ये समझिएगा। चर लग्न हो गया, पहली कंपलसरी वायु योग की जो पहली कंपलसरी कंडीशन थी कि लग्न चर होना चाहिए, तो वो हो गया। लग्नेश चर राशि में होना चाहिए, तो लग्नेश चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, जो भी चर राशि, तो दूसरी कंपलसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी कंपलसरी कंडीशन थी कोई दूसरा जो ग्रह जो कि चर राशि में स्थित हो, उसकी पूर्ण दृष्टि लग्नेश के ऊपर आए। तो शनि देव महाराज कुंडली के 7वें भाव में मकर राशि में स्थित है, जो कि खुद भी एक चर राशि है, और शनि देव की 10वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, तो जिसके चलते कुंडली में वायु योग का निर्माण होगा। अब हम मित्रों चलते हैं अगले योग की तरफ। मित्रों, जो हम अगला योग आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सदा संचार योग। जो अगला योग हम आपके सामने लेके आए हैं उसका नाम है सदा संचार योग। वही सेम चीज है, अपने इसके भी कुछ अपने स्पेसिफिक रिजल्ट, इंडिविजुअल रिजल्ट होंगे, कुछ अपने होंगे, लेकिन इन सब में भी कॉमन बातें क्या है, जातक को ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी और जातक परिवर्तनशील स्वभाव का होगा।
तो मित्रों अब हम बात करते हैं कुंडली में सदा संचार योग का निर्माण कैसे होगा। मित्रों कुंडली में सदा संचार योग का निर्माण तब होता है कि जब लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश कुंडली के किसी चर राशि में स्थित हो, और जहां पे लग्नेश स्थित है, चलिए एक बात है, यहां पे थोड़ा सा इस सदा संचार योग में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया, सदा संचार योग में थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया। यहां पे थोड़ी सी परिभाषा मॉडिफाई हो गई। परिभाषा मॉडिफाई ये हो गई कि मान लीजिए कुंडली में लग्नेश जहां कहीं भी स्थित है, पहले हम वायु योग में तो मैंडेटरी था कि चर राशि में स्थित होना चाहिए, लेकिन सदा संचार योग में इस बात को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि चलिए लग्नेश जहां कहीं भी कुंडली में स्थित है, उसका राशिपति अगर चर राशि में स्थित है तब फिर सदा संचार योग का निर्माण होगा। यहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, लेकिन रिजल्ट वही है। डिफिनीशन क्या है सदा संचार योग की कि कुंडली में लग्नेश, लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश जहां कहीं भी स्थित हो, उनका राशिधिपति अगर कुंडली के किसी चर राशि में स्थित है तो फिर सदा संचार योग का निर्माण होगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कैसे कुंडली में सदा संचार योग बनेगा। यहां पे वायु योग से और सदा संचार योग में एक डिफरेंस आ गया कि वहां मैंडेटरी था कि लग्नेश चर राशि में होना चाहिए, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि लग्नेश किसी भी राशि में हो, लेकिन जिस राशि में वो स्थित है उसका राशिधिपति किसी चर राशि में होना चाहिए। तो चलिए मित्रों इसको इस सिंपल चार्ट पे ही देखते हैं कैसे कुंडली में सदा संचार योग का निर्माण होगा। मित्रों जो हमारा लग्न है वो कर्क लग्न है, और कर्क लग्न का स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो मान लीजिए कि चंद्रमा हमारी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है, और जिस राशि में स्थित है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी कौन हुए? सूर्य। और सूर्य मान लीजिए कि मेष राशि में दसम भाव में उच्च के हैं। तो ये सदा संचार योग कुंडली में बन जाएगा। कैसे बना मित्रों? डिफिनीशन ये है कि लग्नेश जिस राशि में स्थित हो उसका राशि स्वामी कुंडली के किसी चर राशि में स्थित हो, फिर सदा संचार योग बनेगा। तो प्रस्तुत उदाहरण में जो लग्नेश होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, वो है दूसरे भाव में स्थित सिंह राशि में, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, वो दसम भाव में अपनी मेष राशि जो कि चर राशि है वहां पे उपस्थित है। तो जिसके चलते कुंडली में सदा संचार योग का निर्माण हुआ। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो कि चंद्रमा लग्नेश जहां पे स्थित है उसका स्वामी बनते हैं यहाँ पे सूर्य, जो कि कुंडली के एक मेष राशि में स्थित जो कि चर राशि है। तो सारी डिफिनीशन की जितनी सारी कंडीशन है सदा संचार योग की उसको पूरा कर रहे हैं, जिसके चलते कुंडली में सदा संचार योग का निर्माण होता है। अब हम तीसरा योग आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं मित्रों, जिसका नाम है रज्जु योग। रज्जु योग मित्रों ये भी उसी तरह है कि व्यक्ति जातक काफी परिवर्तनशील स्वभाव का होगा और उसे ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, और यात्रा चाहे वो खुशी से करे चाहे परिस्थिति बस करे। तो यहां पे अब ध्यान दे दीजिए कि रज्जु योग की क्या परिभाषा है। रज्जु योग की परिभाषा ये मित्रों यो है कि लग्न चर होना चाहिए। जो रज्जु योग बनने की जो पहली मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि लग्न चर लग्न होना चाहिए, और कुंडली में कई सारे ग्रह चर राशि में स्थित होने चाहिए, तब फिर जाकर के कुंडली में रज्जु योग बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसकी डिफिनीशन सरल है लेकिन इसका प्रभाव इफेक्टिव है, काफी प्रभावशाली है। कि जो रज्जु योग की परिभाषा ये है कि लग्न चर लग्न होना चाहिए और कई सारे ग्रह चर राशि में स्थित होने चाहिए, तब जाके कुंडली में रज्जु योग का निर्माण हो जाएगा। और रज्जु योग के चलते जातक को भ्रमण करना पड़ेगा, जीवन में परिवर्तनशील स्वभाव का होगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कई सारे ग्रह, मान लीजिए चंद्रमा लग्न में ही स्थित हैं, और मान लीजिए कि शनिदेव चौथे भाव में है, और मंगल आपके तीसरे भाव में है, और यहां मान लीजिए कि मंगल के साथ शुक्र भी है। तो मतलब यह है कि चर लग्न होना चाहिए और कई सारे ग्रह चर राशि में स्थित होने चाहिए। अब ये कई सारे ग्रह कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर अधिकतर ग्रह चर राशि में स्थित हैं और लग्न भी चर है, तब फिर कुंडली में आपका बन जाएगा रज्जु योग। में तो ये आज हमने 3 योग आपके सामने डिस्कस किए, वायु योग, सदा संचार योग और रज्जु योग, जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो व्यक्ति को भ्रमण कराते हैं, ट्रेवल कराते हैं, जातक के स्वभाव को परिवर्तनशील बनाते हैं। जातक किसी एक एम पे कंसंट्रेट नहीं रहता, वो चीजों को लाइफ में चेंज करता रहता है, चीज ऑब्जेक्ट उसका बदलता रहता है। मित्रों ये थे आज हमारे 3 योग जो कि ट्रेवलिंग पर आधारित है।
मित्रों, आपसे कहना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सके, आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सके। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।